बिंदापुर गांव में शंकर अपनी माँ उमा के साथ रहा करता था। शंकर बहुत ही समझदार और साफ दिल का था। वो जल्दी किसी की बातों में नहीं आता था। एक रोज शंकर मुखिया के आदमी को मार पीट कर घर आता है। उसके बाद मुखिया उमा के घर शंकर की शिकायत लेकर पहुंच जाता है। अरे उमा बहन, तुम्हें कितनी बार कहा है अपने लाडले को समझाया करो। आज मेरे आदमियों से बिना बात उलझ रहा है। क्यों रे शंकर, मुखिया जी क्या बोल रहे हैं? तूने मुखिया जी के आदमी से मारपीट की? हाँ माँ, मैंने मुखिया जी के आदमियों को मारा, लेकिन आप मुखिया जी से पूछिए तो जरा मैंने उन्हें क्यों मारा। एक तो गलती करता है और ऊपर से जुबान लड़ाता है। इतना कहकर उमा शंकर को एक जोरदार तमाचा मार देती है और शंकर भी वहाँ से चला जाता है। आखिरी बार उमा बहन, तुम्हें समझा रहा हूँ, अपने बेटे को सुधार लो। बिना बात मेरे कामों में टांग अड़ाता है और मेरे खिलाफ गांव वालों को भड़काता भी है। मुखिया जी, मैं शंकर को समझाऊंगी। ना जाने वो आवारा लड़कों के साथ रहकर ऐसी गुंडागर्दी और बदमाशी क्यों करने लगा है, वरना मेरा शंकर तो बड़ा सीधा था। मुखिया के जाने के बाद पास खड़ी रजनी ये सारा माजरा देख रही थी। तभी वहाँ वो उमा के पास आती है और उमा को कहती है, अरे उमा बहन, अपने शंकर को क्यों मारा आपने? आपको पता भी है शंकर ने गांव की बिजली की जान बचाई है। ये मुखिया के आदमी बिजली को परेशान कर रहे थे, उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की भी कोशिश कर रहे थे। बेचारा शंकर समय पर पहुंचा और उनकी धुलाई कर दी। कहीं तुम शंकर की तरफदारी तो नहीं कर रही? अगर ऐसा है रजनी बहन, तो वो सचमुच बिगड़ गया है। अरे उमा बहन, आपकी सर की कसम खाकर कहती हूँ, शंकर ने तो बेचारी बिजली की इज्जत बचा ली है। मैंने बेचारे को बिना कुछ सुने समझे ही मार दिया। ना जाने कहाँ गुस्से में बैठा होगा। जाती हूँ मैं और उसे ढूंढ के लाती हूँ। अब उमा अपने बेटे शंकर को ढूंढने गांव में निकलती है तो शंकर कुएं के पास पेड़ के नीचे बैठा था। जैसे तैसे उमा अपने बेटे शंकर को मनाकर घर लेकर आती है। और तभी उसके घर के बाहर भीड़ लगी देखकर शंकर अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, आप कौन आ गया यहाँ? हमारे घर के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी है और हमारे घर का सामान ये मुखिया के आदमी क्यों फेंक रहे हैं? अभी क्या नया बवाल है? अरे आप लोग मेरे घर का सामान क्यों फेंक रहे हैं? क्या हो गया है? अभी अभी मुखिया जी से मैंने माफी मांगी तो है, फिर ऐसी भी क्या बात हो गई जो आप मेरे घर का सामान निकाल कर फेंक रहे हैं? अरे उमा बहन, कहाँ थी तुम? तुम्हें पता भी है कि गांव के सुखिया चाचा ने शंकर के खिलाफ शिकायत लगाई है। अब आरोप ही इतना संगीन है कि मुझे ना चाहते हुए भी शंकर और तुम्हें इस गांव से निकालना पड़ रहा है। इतना सुनने के बाद शंकर मुखिया का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन उमा जैसे तैसे मुखिया को शंकर से दूर करती है। तूने ही बिजली के साथ जोर जबरदस्ती की है ना? सुखिया चाचा ने यही शिकायत लगाई है। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो मुखिया जी आप? बल्कि मेरे बेटे ने तो बेचारी बिजली की जान बचाई है, वो भी तुम्हारे आदमियों से। ये आरोप सरासर गलत है। वहाँ पर गांव के और भी लोग खड़े थे, उनसे पूछ लीजिए। मैंने बिजली के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, बल्कि आप खुद बिजली से पूछ लीजिए। अरे बेटा, तूने मेरी आंखों के सामने ही तो मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की। अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गया। अब तुम माँ बेटे इस गांव से तो जाओगे ही, साथ में सुखिया चाचा की बेटी बिजली से शंकर की शादी आज और अभी इसी मंदिर में होगी। अरे ये तो सरासर गलत है। मेरे बेटे ने तो बिजली की जान बचाई और तू बिजली बोलती क्यों नहीं है कि मेरे बेटे ने तेरी इज्जत बचाई है? ये सब मुखिया की चाल थी। मुखिया सुखिया के साथ मिलकर शंकर को फंसा देता है और सुखिया की बेटी बिजली के साथ उसका विवाह करवाकर शादी के कुछ घंटे बाद ही मुखिया उमा, शंकर और बिजली को गांव से चले जाने को कहता है। तीनों अपना सामान लिए गांव से बदनामी के साथ चले जाते हैं। ये कैसे दिन दिखा रहा है भगवान तू? प्रभु, तू हमारे साथ ये क्यों कर रहा है? मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के समय में सच्चा होना क्या इतना बड़ा गुनाह है? माँ, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। भगवान ने बुरा वक्त भी इसीलिए दिखाया ताकि अच्छा समय आ सके। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पिताजी को मुखिया जी ने मारने की धमकी दी थी। अगर मैं थोड़ा भी मुंह खोलती तो मेरे माता पिताजी की जान चली जाती। अरे तेरी भी कोई गलती नहीं है बहुरिया। ये सारा किया धरा उस मुखिया का है। उस मुखिया को भी कभी खुशी नसीब नहीं होगी। जिस तरह हम दर दर भटक रहे हैं उस तरह वो भी भटकेगा।
शंकर, उमा और बिजली तीनों ही जंगल के रास्ते गांव को काफी पीछे छोड़ चुके थे। जंगल से गुजरते हुए शंकर को एक छोटी सी झोपड़ी दिखती है, जहां शंकर अपनी माँ और पत्नी को लेकर पहुंचता है। आसपास रहने का कोई ठिकाना नहीं है और शाम भी ढलने को है। आज रात हम यहाँ रह लेते हैं, कल हम दूसरा ठिकाना ढूंढ लेंगे। अब शंकर का परिवार उस टूटी फूटी झोपड़ी को साफ करके रात वहीं गुजारते हैं। अगली सुबह शंकर अपनी माँ और पत्नी को छोड़कर काम की तलाश में घर से बाहर निकलता है। इधर उमा और बिजली दोनों ही जंगल से लकड़ियाँ लाने निकल पड़ते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने पर उन्हें मिट्टी का बड़ा सा ढेर दिखाई देता है, जिसे देखकर बिजली अपनी सास उमा से कहती है, माँ जी, ये मिट्टी का ढेर हमारे बहुत काम आएगा और यहाँ से हमारा घर कुछ ही दूरी पर है, तो हमें यहाँ से मिट्टी ले जाने में भी आसानी होगी। अरे बहू, हम यहाँ जंगल में लकड़ियाँ लेने आए हैं, मिट्टी का भला हम क्या ही करेंगे। अरे माँ जी, ये मिट्टी तो हमारे लिए बहुत काम की है, हम इससे घर बनाएंगे। मेरी नानी मिट्टी का बहुत सुंदर घर बनाना जानती थी। तेरे कहने का मतलब ये है कि तुझे भी मिट्टी का घर बनाना आता है? बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने। बस आप मुझे 2 से 3 दिन का समय दे दीजिए, मैं एक सुंदर सा मिट्टी का घर तैयार कर सकती हूँ। जहाँ उमा का परिवार ठहरा था, वहाँ से कुछ ही दूरी पर दूसरा गांव शुरू होता था, लेकिन बिजली अब उस मिट्टी वाली जगह पर मिट्टी का घर बनाने का मन बना लेती है। हालांकि उमा को ऐसा लग रहा था कि बिजली मजाक कर रही है, लेकिन लगभग 4 से 5 दिनों के भीतर ही बिजली कड़ी मेहनत से बहुत ही सुंदर मिट्टी का घर बनाकर तैयार कर देती है और उस मिट्टी के घर में मजबूती के लिए बीच बीच में लकड़ियां भी लगाती है। जब घर बनकर तैयार हो जाता है, तब बिजली अपने पति शंकर से कहती है, मुझे आपको कुछ दिखाना है, आप मेरे साथ चलिए। देखो बिजली, मैं बहुत परेशान हूँ। एक तो काम नहीं मिल पा रहा, ऊपर से मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। चलिए ना, आपको कुछ अच्छा सा दिखाना है, जिसे देखकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। बिजली शंकर को अपने साथ लेकर उसी जगह पहुँचती है जहाँ उसने मिट्टी का घर बनाया था। उस मिट्टी के घर को देखकर शंकर हैरान रह जाता है, क्योंकि कुछ समय पहले तक तो वहाँ कुछ भी नहीं था। सचमुच बिजली, ये घर तुमने बनाया है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये हमारा सपनों का घर है। तुमने अपने सपनों के घर को ऐसे समय पर बनाया है जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये हमारा घर है, तेरी पत्नी ने इसे अपने हाथों से बनाया है। देख रहा है तेरी पत्नी में कितनी अच्छी कला है। शंकर को भी अपनी पत्नी का बनाया हुआ मिट्टी का घर बहुत पसंद आता है। अब ऐसे ही शंकर और उसका परिवार उस घर में रहने लगते हैं। शंकर को भी पास ही के गांव के जमींदार के खेतों में काम मिल जाता है। अब शंकर का परिवार जैसे तैसे गुजर बसर कर रहा था। एक रोज देर रात शंकर का परिवार सोया हुआ था, तभी उसके घर के दरवाजे को कोई जोर जोर से पीटने लगता है। अरे माँ, उठो जरा, देखो कोई हमारे घर का दरवाजा पीट रहा है। कहीं कोई चोर लुटेरा तो नहीं है? किसी की आवाज नहीं आ रही। रुकिए, आवाज आने पर ही दरवाजा खोलना। अरे कोई है क्या? जल्दी से दरवाजा खोलो, हमारी जान खतरे में है। अरे ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। शंकर, जा बेटा, जल्दी से दरवाजा खोल दे। शंकर जैसे ही दरवाजा खोलता है, चादर ओढ़े एक आदमी शंकर के घर में घुसकर शंकर का दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन जब उस आदमी को शंकर, उमा और बिजली देखते हैं, तो वो हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं, गांव का ही मुखिया था, जिसने शंकर के परिवार को उसके गांव से और घर से बेघर किया था। मुखिया जी, आप? और इस हालत में? आप ठीक तो है ना? और आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? बिजली, जाओ मुखिया जी के लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। शंकर, उमा बहन, आप लोग यहाँ, और ये इतना सुंदर घर आपका है? हे प्रभु, ये तेरी कैसी लीला है। मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। दरअसल मेरी खुद की पत्नी ने मेरे ऊपर केस कर दिया है और मेरे साले ससुर मिलकर मुझे मारना चाहते हैं और मेरी वसीयत अपने नाम करवाना चाहते हैं। इसमें मेरी पत्नी का भी हाथ है। आप घबराइए नहीं मुखिया जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। आपकी हालत तो बहुत खराब लग रही है। मैं 4-5 दिनों से इसी जंगल में भटक रहा हूँ। आज मुझे यह घर दिखा तो मैंने सोचा यही शरण ले लेता हूँ, कुछ खाने पीने को भी मिल जाएगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। उस दिन शंकर की कोई गलती नहीं थी, मैं लालच में ही इतना अंधा हो गया था और मुझे आज अपने किए की सजा भी मिल रही है। जिन्हें आपने घर से बेघर किया था, उन्हीं के घर में आज आपको शरण लेनी पड़ रही है। यही तो प्रभु की लीला है।
देर से ही सही, लेकिन मुखिया को अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि मुखिया खुद ही दर दर की ठोकरें खा रहा था, वो भी अपनी पत्नी और परिवार की वजह से। वो आज महलों में रहने वाला मुखिया जंगलों में भटक रहा था और एक मिट्टी का घर उसे सहारा देता है। जोधपुर गांव में दीनानाथ अपनी पत्नी भावना के साथ रहा करता था। दीनानाथ मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पेट अच्छे से पाल रहा था, लेकिन फिर भी दीनानाथ को अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई और उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। हालांकि अभी दीनानाथ की बेटी महज 6 साल की थी, लेकिन एक बाप का अपनी बेटी के भविष्य की चिंता करना तो बनता ही था। भगवान, मैं जो भी कमा कर लाता हूँ वो सब तो घर के राशन और घर की जरूरतों के सामान में लग जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ पैसे बचाऊं भी, ताकि रिया के आगे उसके भविष्य में उसे किसी चीज की दिक्कत ना हो। जिस तरह हम रह रहे हैं, मैं उस तरह अपने बच्ची की जिंदगी नहीं देख सकता हूँ। मैं समझ सकती हूँ जी, आपकी ये चिंता करना गलत नहीं है, लेकिन आपसे जो भी बन पा रहा है वो तो आप कर ही रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। ये तो तुम ठीक कह रही हो। चलो जल्दी से खाना खा लूं, उसके बाद मुझे काम पर भी जाना है। इतना कहने के बाद ही दीनानाथ खाना खाने लगता है और कुछ देर बाद खाना खाकर अपने काम को निकल जाता है। इधर भावना भी अपने घर के कामों में लग जाती है। आज जैसे भी घर का काम निपटाकर घर के पीछे के जंगल को साफ कर दूंगी। कल से कलावती काकी कह रही हैं कि उन्होंने उस झाड़ी में सांप को घूमते हुए देखा है। इतना कहने के बाद ही भावना घर के कामों में लग जाती है और कुछ देर बाद घर का काम निपटाकर अपने घर के पीछे उगाए जंगल को साफ करने जैसे ही जाती है तो वहाँ उसे कलावती दिखती है। अरे भावना बहू, अच्छा हुआ जो मुझे तू दिख गई। मैं तो तुझे यही कहने आ रही थी कि इस जंगल को साफ कर दे। सुबह भी केशव ने इसमें सांप घुसता हुआ देखा था। अरे काकी, मैं तो आपके ही कहने पर घर का जल्दी जल्दी काम निपटा कर आई हूँ ताकि ये जंगल साफ कर दूं। मुझे भी घर के कामों से फुर्सत ही कहाँ मिलती है जो मैं ये सब करूँ। तो ही कह रही है बहू, घर का काम ही इतना हो जाता है। चलो बहू, मैं चलती हूँ, थोड़ा आराम कर लूं। अब इस बूढ़े शरीर में ताकत ही कहाँ बची है। हाँ काकी, बुढ़ापे का शरीर तो होता ही ऐसा है। बुढ़ापा आते ही 75 तरह की बीमारियां शुरू हो जाती है, वो भी अच्छे खासे शरीर को। कलावती तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन भावना अपने घर के पीछे उगाए जंगल को साफ करने लगती है। लेकिन तभी उसे बहुत सारे कद्दू के बेल दिखते हैं जिसमें काफी सारे कद्दू लटक रहे थे, जिसके बारे में अभी किसी को भी नहीं पता था। अरे वाह, कितने बड़े बड़े कद्दू हैं इस जंगल में, और ये बेल खुद ब खुद यहाँ आ गई है। हो सकता है किसी ने इस सड़े कद्दू को फेंका हो और उसके बीज यहाँ पनप गए हो। जो भी हो, कद्दू के बेल तो कई सारे हैं और उनसे कद्दू भी काफी सारे निकल आए हैं। चलो, इसी बहाने इसकी सब्जियां खाने को तो मिल जाएगी। भावना अब अपने घर के पीछे के जंगल को साफ तो कर देती है, लेकिन जाने अनजाने में उगाए कद्दू के बेलों को अच्छे से पानी देती है। और देर शाम दीनानाथ काम से लौट कर आता है तो भावना अपने पति को खाना देती हुई कहती है, अजी आपको पता है ये कद्दू की सब्जी अपने खेतों की है। अरे भावना, क्यों अपने और मेरे गरीबी का मजाक बना रही हो? अपने पास रहने के लिए ये टूटा फूटा घर ही काफी नहीं है, और तुम बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हारे पिताजी ने दहेज में मुझे 20 एकड़ की जमीन दी हो। हाँ, क्यों नहीं। अगर मेरे पिताजी इतने अमीर होते कि वो लड़के को दहेज में 20 एकड़ की जमीन देते तो मेरी शादी किसी राजकुमार से करते, आप जैसे फकीर चंद से नहीं। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन औकात से ज्यादा नहीं। तो सपने में खाने से ज्यादा एक बार तुम अपने मजदूर पति की तरफ भी देख लो, फिर तुम राजकुमार का नाम भी नहीं लोगी। कभी कभी आप भी अकलमंदी वाली बातें कर लेती हो। खैर ये सब छोड़िए, ये कद्दू अपने घर के पीछे जो थोड़ी सी जमीन है पाँव पसारने वाली, अरे उसी में से आए हैं। वहाँ पर कद्दू की बेल लगी है। हाँ ठीक है, एक आध कद्दू निकल आए तो उसकी सब्जी बना लिया करना। एक आध कद्दू? अरे कद्दू तो इतने लदे हुए हैं कि 2-4 बेलों पर ही बहुत सारे कद्दू हैं, जैसे हमने अपने हाथों से कद्दूओं की खेती की हो। और उन बेलों में कम से कम 25 से 30 कद्दू लगे होंगे।
जो मुझे जंगल हटाने पर दिखे। अरे बाप रे, क्या बात है! फिर तो लगता है कि इसे हम बेचकर अच्छे पैसे कमा लेंगे। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो कहती हूँ इसमें अगर हम थोड़ा खाद पानी डालते हैं तो और भी ज्यादा कद्दू आ सकते हैं। दीनानाथ को जब पता चलता है कि उसके घर के पीछे थोड़ी सी जमीन में 2-4 कद्दू के बेल लगी हुई हैं और उसमें कद्दू भर भर कर आए हैं, तो दीनानाथ उसमें खुद पानी डालता है, खाद देता है, जिससे कद्दू और भी अच्छे हो पाए। ऐसे ही समय बीत रहा था। दीनानाथ उसमें से कई सारे कद्दू बेच भी चुका था और कई कद्दू की भावना सब्जी भी बना चुकी थी। लेकिन अब भीषण गर्मी के कारण कद्दू सड़ने शुरू हो गए थे। देखिए जी, कद्दू से तो हमने जो थोड़ी बहुत पैसे कमा ही लिए हैं, उसे हमने इधर उधर खर्चा ना करके रिया के नाम पर जमा कर दिया है। लेकिन बाकी के जो कद्दू बचे हैं वो तो सड़ने की नौबत पर आ चुके हैं, क्योंकि ये गर्मी ही इतनी पड़ रही है और जमीन की गर्माहट उन्हें अब और ज्यादा समय तक टिकने नहीं देगी। तुम ठीक कह रही हो, 1-2 दिन और रुक जाते हैं। जब हमें लगेगा कि ज्यादा कद्दू सड़ने लगे हैं तो हम सभी कद्दू को तोड़कर मंडी बेचाएंगे। हाँ, ये सही रहेगा। इससे हमारे हाथों पर कुछ और पैसे तो आ जाएंगे। दोनों पति पत्नी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी वहाँ उनकी पड़ोसन कलावती का आना होता है। अरे दीनानाथ बेटा, कैसा है तू? काम धंधा सब चकाचक तो चल रहा है ना तेरा? ये मैं तुझे और बहू को अपनी बिटिया की शादी का कार्ड देने आई थी। अगले सप्ताह मेरी बेटी की शादी है, तो तुम दोनों जरूर आना। अरे काकी, सुधा तो अपनी है, मैं छोटी की शादी में जरूर आऊंगा। चलो काकी, अच्छा है। सुधा की शादी करके आप भी बेफिक्र हो जाओगी, लेकिन सुधा के बाद तो आप बिल्कुल अकेली भी पड़ जाओगी ना। अब क्या कर सकते हैं, भगवान ने बेटियों को बनाया ही तो पराया धन है, और बेटों ने तो कभी भी माँ बाप की जिम्मेदारी को उठाया ही नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं अकेले रहना सीखो, कब तक कौन साथ देगा। खैर मैं चलती हूँ, शादी का बहुत सा काम पड़ा है। इतना कहकर कलावती वहाँ से चली जाती है। कलावती के 2 बच्चे थे, एक बेटा जो कि शहर में अपनी माँ से अलग रहता था, दूसरी सुधा जो कि अब शादी के लायक हो चुकी थी। ऐसे ही देखते देखते 1 सप्ताह भी निकल जाता है और अब कलावती की बेटी की शादी वाले दिन जब बारात दरवाजे पर पहुंचने वाली होती है, तभी भावना अपने पति दीनानाथ का हाथ पकड़कर उसे कलावती काकी के पास लेकर जाती है। अरे क्या हुआ? तो मुझे ऐसे यहाँ लेकर क्यों आई हो? और कलावती काकी आप, अरे आप रो क्यों रही हैं? सुधा की शादी में सब्जी बनाने के लिए जो सब्जियाँ गोभी, आलू, मटर, शिमला मिर्च आए थे, वो चोर चुरा कर ले गए जी। क्या शादी में सब्जी बनाने आई कच्ची सब्जियाँ चोरी हो गयी? हाँ बेटा, सब्जियाँ चोरी हो गई। अब ना जाने सुधा की होने वाली सास कितना बखेड़ा करेगी। अरे वो तो बात बात पर शादी तोड़ने की धमकी भी देती रहती है। जी आप कुछ कीजिए ना, वरना कलावती काकी की उनके नाते रिश्तेदारों और गांव में खूब थू-थू हो जाएगी। अरे मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या हम शादी में कद्दू की सब्जी बनवा सकते हैं? अगर ऐसा है तो जो कद्दू हमने सुबह मंडी जाने के लिए तोड़े हैं वो हम कलावती काकी को दे देते हैं। क्या दिमाग लगाया है आपने? जल्दी जाइए, हलवाई को वो सारे कद्दू लाकर दे दीजिए। दीनानाथ भी ऐसा ही करता है। जो कद्दू उसने गर्मी में सड़ने के कारण तोड़कर उन्हें बेचने के लिए रखे थे, वो उन्हें कलावती को दे देता है और उन्हें कद्दू की सब्जी भी बनाई जाती है। कुछ ही देर में बारात भी आ जाती है और रस्मों के बाद जब बाराती खाना खाने पहुँचते हैं तो उन्हें कद्दू की सब्जी बहुत स्वादिष्ट लगती है और बाद में शादी तोड़ने की बात करने वाली कलावती की समधन भी उस कद्दू की सब्जी खाकर उसकी दीवानी हो जाती है और कद्दू की सब्जी की खूब तारीफ करती है। अरे बहन जी, का खाना बनाया है, खाकर तो मेरे नाते रिश्तेदार और बारातियों को मजा ही आ गया, मजा। खासकर वो कद्दू की सब्जी, वाह वाह क्या स्वादिष्ट सब्जी बनाई थी। कलावती को इस बात की खुशी थी कि उसकी बेटी की बिना कलेश के शादी निपट गई। अब सुधा जब अगली सुबह विदा हो जाती है तो कलावती दीनानाथ और भावना को उनके कद्दू के पैसे देने पहुंचती है। ये कुछ पैसे रख ले बेटा, तुम दोनों ने कल मेरी इज्जत बचा ली। मैं तुम दोनों की जिंदगी भर कर्जदार रहूंगी।
अरे काकी, आप ये पैसे रखिए, और कोई एहसान नहीं किया है हमने, बल्कि एक भाई भाभी अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? अरे काकी, सुधा तो हमारे घर का हिस्सा थी। भले ही उसका घर अलग हो, लेकिन उसे देखकर हमेशा ही मुझे अपनापन महसूस हुआ है। तुम दोनों मेरे सगे बेटे बहू से भी बढ़कर हो। भले ही सगे बेटे ने साथ ना दिया हो, लेकिन तुम दोनों ने बखूबी साथ दिया है। दीनानाथ और भावना के कद्दू ने एक गरीब माँ की इज्जत की लाज रख ली, जो कि जाने अनजाने में उगाए थे। दोस्तों, आपके शहर में कद्दू की सब्जी को किस नाम से पुकारा जाता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।